ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल कक्षा 11 सांख्यिकी लेसन नंबर 7 6 नंबर वाला बाद में चलाऊंगी। लेसन नंबर 7 थियोरी वाला है। न्यायदर्शन पद्धतियाँ विधियाँ। अब अपने विषय वस्तु में देखें तो जो 7.1 है समष्टि और न्यायदर्श का अर्थ, 7.2 में समष्टि जांच नादर्श जांच, 7.3 में न्यायदर्श की आवश्यकता, 7.4 आदर्श न्यायदर्श के लक्षण, 7.5 न्यायदर्श का आकार निश्चित करने हेतु मुद्दे और 7.6 में न्यायदर्श पद्धतियाँ विधियाँ। उसमें अपने 7.6 एक सरल यादृच्छिक न्यायदर्शन वही चल रहा है। 7.62 और 7.63 दो स्तरीय यादृच्छिक न्यायदर्श और पदिक न्यायदर्श वाला चैप्टर इस बार परीक्षा में आने वाला नहीं है, इसलिए मैंने निशान लगाया है। जो चौकड़ी मारी वो नहीं आने वाला है। अब जो परिभाषा 7.1 समष्टि और न्यायदर्श। अब पहले इसका समष्टि का अर्थ देखेंगे कि जो अपने अध्ययन अधीन आने वाली अपनी जो भी इकाइयाँ अपने जांच करनी है उसमें आने वाली जो समग्र इकाई या वस्तुओं के समूह को समष्टि कहते हैं। यानी समष्टि किसे कहते हैं तो कि जो भी अध्ययन अधीन आने वाली जो भी समग्र वस्तुओं को और इकाइयों का समूह को समष्टि कहते हैं। यानी सभी की समष्टि में समावेश किया जाए। मान कि कक्षा 11 के अंदर पढ़ने वाले विद्यार्थियों की वजन और ऊंचाई सबका जो वजन ऊंचाई मापा जाए तो ये समूह हो गया एक, तो उसे समष्टि कहेंगे। अब समष्टि में से किसी निश्चित किए गए स्तरानुसार या पद्धति से चयन किए गए समष्टि के हिस्से को न्यायदर्श कहते हैं। अब समष्टि में से अभी निश्चित किए गए स्तर के पद्धति के अनुसार अपने चयन यानी पसंदगी की जाती है तो उसको क्या कहते हैं, न्यायदर्श कहते हैं। अब न्यायदर्श और समष्टि के बीच में जो उदाहरण के रूप में देखेंगे तो गुजरात बोर्ड के कक्षा 12वीं में अध्ययन करते विद्यार्थियों के बुद्धि अंक के स्तर जानना चाहते हो तो गुजरात बोर्ड की 12वीं कक्षा की सभी विद्यार्थियों का समूह को समष्टि कहेंगे, क्योंकि कक्षा 12 में गुजरात में जितने भी विद्यार्थी पढ़ते, फिर जो साइंस वाला हो तो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, सामान्य प्रवाह, उच्चतर बुनियादी सभी विद्यार्थियों का समूह को लिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, समष्टि कहते हैं। यदि गुजरात बोर्ड की 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों में से किसी निश्चित किए गए आधार से 1000 विद्यार्थियों का चयन किया जाए तो इस 1000 विद्यार्थियों के समूह को न्यायदर्श कहा जाएगा। अपने जो कुल समूह उसमें से कुछ अमुक व्यक्तियों का विद्यार्थियों का चयन के बुद्धि अंक किसका अधिक है, मध्यम कैसा है, न्यूनतम कैसा है, उसको देखकर जो 1000 विद्यार्थी पसंद किए जाए तो उसे अपने क्या कहते हैं, न्यायदर्श कहा जाता है। हम दैनिक जीवन में भी न्यायदर्श का चयन करते हैं। किसी दुकान से हम साग सब्जी या फल इत्यादि खरीदने जाए तो पहले उसके पास रही साग सब्जी फलों की मात्रा का निरीक्षण जांच करके साग सब्जी या फल इत्यादि खरीदते हैं। यहाँ दुकान में रही साग सब्जी और फल इत्यादि की कुल मात्रा यह समष्टि कहलाएगी और उसमें से पसंद की गई कि साग भाजी या फल इत्यादि यह न्यायदर्श कहलाएगा। यानी दुकान के अंदर जो भी सब्जियाँ उसमें से अपने कौन सी सब्जी पसंद करते हैं, जो सब सब्जियाँ फल है उसको अपनी समष्टि और उसमें से अपने जो भी वस्तु पसंद करते हैं तो उसे न्यायदर्श कहते हैं। अब समष्टि से न्यायदर्श का चयन पूर्ति सहित अथवा पूर्ति रहित किया जाता है। समष्टि से न्यायदर्श का चयन करते समय यदि न्यायदर्श की प्रत्येक इकाई के चयन से पहले पूर्व चयन की गई इकाई को समष्टि में वापस रख दिया जाए तो ऐसे न्यायदर्श को पूर्ति सहित न्यायदर्श कहते हैं। अब उसके अंदर क्या है कि समष्टि में से अपने जब न्यायदर्श का चयन करते तो पहले जो इकाई का चयन किया है जब दोबारा अपने इकाई का चयन करें तब पहले की जो इकाई उसको अपने वापिस शामिल करते हैं तो उसे क्या करते, पूर्ति सहित न्यायदर्श करते। जब समष्टि से न्यायदर्श का चयन की गई इकाइयों को वापस समष्टि में रखे बिना
अर्थात वापस किए बिना जाए तो ऐसे न्यादर्स को पूर्ति रहित न्यादर्स कहते हैं। पहले जो इकाई चुनी गई है वापिस जो इकाई का चयन करते हैं उसमें पहले की इकाई को अपने शामिल नहीं करते तो उसे पूर्ति रहित न्यादर्स कहते हैं। अब दूसरा 7.2 का पॉइंट है कि समष्टि जांच और न्यादर्स जांच। अब समष्टि जांच किसे कहते हैं कि अध्ययन अधीन समष्टि के अध्ययन हेतु दो विधियों द्वारा सूचना एकत्र की जाती है। इस विधि में समष्टि की सभी इकाइयों की सूचना एकत्र की जाती है तो उसे समष्टि जांच कहते हैं। अपने अध्ययन अधीन जो भी सूचना प्राप्त करते उसमें सभी सूचनाओं सभी इकाइयों की सूचना एकत्र की जाए तो अपने समष्टि जांच करते हैं। यानी कि हमारे देश में प्रति 10 वर्ष होने वाली जनगणना यह समष्टि की जांच का उदाहरण है। किसी पाठशाला में कक्षा 11-12 के विद्यार्थियों द्वारा अर्जित अंक संबंधित अध्ययन कक्षा 11 और 12 से सभी विद्यार्थियों के अंकों की सूचना एकत्र की जाए तो वह समष्टि कहलाएगी। उसी प्रकार किसी एक चुनाव दौरान हुए कुल मतदान की जांच भी समष्टि जांच ही कहलाएगी। अब न्यादर्स कि जिस पद्धति में समष्टि में से चयन किए गए न्यादर्स इकाई की जांच करके सूचना एकत्र की गई हो तो उसे न्यादर्स जांच कहते हैं। अब समष्टि में से अपने कुछ इकाइयों को पसंद करते न्यादर्स इकाई की जांच करने के लिए और उसकी सूचना एकत्र करते तो उसे अपने न्यादर्स जांच कहते हैं। अब एक उदाहरण है कि किसी एक कॉलेज के विद्यार्थियों का रुपये खर्च करने की आदत विषयक अध्ययन करना हो तो हमें उस कॉलेज के कुल विद्यार्थियों का रुपये खर्च करने की आदत संबंधी किसी आधार पर सूचना पहले एकत्र करके उसे न्यादर्स जांच करनी है। फिर बाद में ऐसे ही कि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप जांचने हेतु शरीर में रहे ब्लड में से एकाध बूंद लिया जाए और रक्त के बूंद की जांच की जाए तो उसे न्यादर्स जांच कहा जाता है। ये न्यादर्स जांच का उदाहरण है कि अपने ब्लड टेस्ट बुखार आता हो बुखार उतरता ना हो तो ब्लड टेस्ट कराते शरीर का पूरा खून लेते नहीं है 2-4 बूंद लेके जांच की जाती है सैंपल लिया उसमें से तो उसे न्यादर्स जांच कहते हैं। इसी तरह से न्यादर्स जांच का दूसरा उदाहरण है गृहिणी जब घर के अंदर खाना बनाती है तो दाल बनाती है मानो तो उस दाल को चखने के लिए पूरी दाल नहीं पीती है उसमें से थोड़ा सा बूंद लेके चखती है वो उसको न्यादर्स जांच कहा जाता है। न्यादर्शन की आवश्यकता वास्तविक जीवन में हम न्यादर्शन का उपयोग करते हैं। एक फैक्ट्री की गुणवत्ता नियंत्रण विभाग इकाइयों की गुणवत्ता की जांच हेतु पूर्व उत्पादित इकाइयों में से यादृच्छिक रूप से कुल निश्चित इकाइयों का चयन करता है। फैक्ट्री का कुल उत्पादन समष्टि कही जाएगी। उसमें से चयन की गई कुछ इकाइयों को न्यादर्स कहा जाएगा। कुल उत्पादन में से चयन की जाने वाली कुछ इकाइयों की प्रक्रिया को न्यादर्शन कहते हैं। कि कुल उत्पादन होता है उसमें से चयन पसंदी की जाए उस इकाइयों की प्रक्रिया को अपने न्यादर्शन कहते हैं। अब डेयरी में व्यक्ति द्वारा लाए जाते दूध में से चर्बी का अनुपात जानने हेतु कुछ दूध पसंद करने की प्रक्रिया किसी एक रोग का कारण जानने हेतु इस रोग से पीड़ित कुछ मरीजों के रक्त की जांच इत्यादि निदर्शन के उदाहरण है। अब न्यादर्स पद्धति की आवश्यकता न्यादर्शन की आवश्यकता कि समष्टि में इकाइयों की संख्या अत्यधिक हो यानी समष्टि में इकाइयों की संख्या अधिक हो समष्टि की इकाइयाँ भौगोलिक दृष्टि से विशाल क्षेत्र में फैली हुई हो। अब जांच दौरान इकाई का नाश हो जाता हो जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब के आयु की जांच। अब अपने सभी उत्पादन करने वाली फैक्ट्रियाँ सभी बल्बों की जांच करेंगे तो उसके पास में 50% बल्ब भी हाथ में आएगा नहीं, इसलिए कुछ सैंपल जांच किया जाता है बराबर है ऐसा करके उत्पादन होता है। जांच करने हेतु आवश्यक संशोधन
जैसे कि समय, वित्तीय व्यवस्था, विशेषज्ञ अन्वेषकों की उपलब्धि मर्यादित हो, कि जांच करते समय संशोधन के पास समय, वित्तीय पैसों की आवश्यकता, विशेषज्ञ की जानकारी मर्यादित मात्रा में हो, तभी न्यायदर्शन जांच का उपयोग किया जाता है। सामान्य रूप से समष्टि जांच कानून और वैधानिक व्यवस्था अधीन एवं कुछ प्रशासनिक हेतु से की जाती है। कुछ परिस्थितियों में समष्टि जांच का आयोजन करना संभव हो तो न्यायाधीश जांच की प्राधान्यता दी जाएगी। समष्टि जांच में अधिक समय चाहिए, अधिक खर्च होता है, अधिक मानव शक्ति की जरूरत पड़ती है। समष्टि जांच में इकाइयों की जांच करने का कार्य गहन और व्यापक होता है और इकाइयों की सूचना जांच में इकाइयों की सूचना प्राप्त करने में त्रुटियां भी रह जाती हैं। जब न्यायाधीश जांच का मुख्य उद्देश्य क्या है कि समष्टि में से चयन किए गए जो न्यायाधीश के अध्ययन से समष्टि की विशेषताओं के संबंध में जानकारी परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, संख्यात्मक परिणाम के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं, माध्य प्रमाश विचलन इत्यादि को न्यायाधीश आगणक कहते हैं और समष्टि के लिए इन सभी मापों का प्राचल करते हैं। अब आदर्श न्यायाधीश के लक्षण। समष्टि में से चयन किए गए न्यायाधीश पर से समष्टि विषयक सूचनाओं का परिणाम प्राप्त करने के लिए अपने न्यायाधीश जांच का उपयोग होता है। अब समष्टि में से चयन किए गए न्यायाधीश समष्टि विषयक सूचना प्राप्त करने में महत्व की भूमिका अदा करते हैं। उसमें न्यायाधीश का चयन योग्य रूप से हो तो अति आवश्यक है। न्यायाधीश निम्न बातें गुणधर्मों को धारण करते हो, उस न्यायाधीश को आदर्श न्यायाधीश कहा जाता है। उसमें आदर्श न्यायाधीश किसे कहते हैं तो समष्टि का प्रतिनिधित्वकर्ता होना चाहिए, अर्थात समष्टि के सभी लक्षणों का समावेश न्यायाधीश में होना चाहिए। उसकी चयन यादृच्छिक रूप से होनी चाहिए, यानी कि चयन में समष्टि को किसी भी इकाई के साथ भेदभाव के पूर्वग्रह नहीं होना चाहिए। न्यायाधीश के दौरान अध्ययन को प्रभावित करने वाले तत्वों में से कोई विशेष और बड़े पैमाने के परिवर्तन होने चाहिए नहीं। और न्यायाधीश इकाइयों का चयन निरपेक्ष रूप से हो यह देखना आवश्यक है, यानी न्यायाधीश को एक इकाई का चयन दूसरी इकाई के चयन से किसी प्रकार का संबंध नहीं होना चाहिए। एक पसंदगी में दूसरे इकाई की पसंदगी के साथ संबंध होना चाहिए नहीं। इकाइयों की संख्या पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, बहुत अधिक मात्रा होती है तो कार्य अच्छी तरह से होगा नहीं। ये आदर्श न्यायाधीश के जो 5 लक्षण है वो लिखना। अब न्यायाधीशन का आकार निश्चित करते समय ध्यान में रखने योग्य मुद्दे कि अपने समष्टि में से न्यायाधीश की जांच करते हैं तब इकाइयों की संख्या यानी न्यायाधीश का आकार निश्चित करते समय निम्न बातें ध्यान में रखनी चाहिए। यह समष्टि का आकार एवं अध्ययन का व्याप देखना पड़ता है। उसके बाद में समष्टि की विषमता अर्थात समष्टि की इकाइयों के चर मूल्य में प्रवर्तमान चलन क्या है वो देखा जाता है। समय, वित्तीय साधन, विशेषज्ञों की उपलब्धता जांच की जाती है। फिर न्यायाधीश परिणामों की चौकसी सावधानी का अपेक्षित रखा जाता है। अब जो आज चला है उसको अपनी थियरी है, ये लेसन में ज़्यादातर थियरी पूछी जाने वाली है, तो वो थियरी जितनी चलाई वो लिख कर याद करना है।